नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्रेमचंद की लिखी गबन का भाग 9। रमा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 के ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा कर देते, दफ्तर भी भूल जाते। न आगे नाथ न पीछे पगहा। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह भी नहीं किया। उस एकांत जीवन में सिवा विनोद के और क्या अवलंब था। चाहते तो हजारों के वारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रमा से बड़ा स्नेह रखते थे, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात रात भर उनसे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी भी न हुई। अखबार कहाँ तक पढ़ते। रमा इधर 2-1 बार आया अवश्य, पर बिसात पर न बैठा। रमेश बाबू ने मुहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बैठाया, पर वो बैठा नहीं। वो क्यों शतरंज खेलने लगा? बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उससे प्रेमालाप करेगा कि इस बूढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलवाएं, पर ये सोचकर कि वो क्यों आने लगा, रह गए। कहाँ जाएं? सिनेमा ही देख आवें, किसी तरह समय तो कटेगा। सिनेमा से उन्हें बहुत प्रेम न था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ न सूझा। कपड़े पहने और जाना ही चाहते थे कि रमा ने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़क कर द्वार पर जा पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रमानाथ साहब बहादुर। तुम तो इस बुढ़े को बिल्कुल भूल ही गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे? प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ। चोरी का कुछ पता चला? रमानाथ बोला, कुछ भी नहीं। रमेश बोले, बहुत अच्छा हुआ थाने में रपट नहीं लिखाई, नहीं 100-200 के मत्थे और जाते। बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रमानाथ बोला, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया, जी में आता है कहीं भाग जाऊं। बाबूजी सुनते नहीं। रमेश बोले, बाबूजी के पास क्या काई का खजाना रखा हुआ है? अभी 4-5 हजार खर्च किए हैं, फिर कहाँ से लाकर गहने बनवा दें? 10-20 हजार रुपए होंगे तो अभी तो बच्चे भी तो सामने हैं, और नौकरी का भरोसा ही क्या, 50 रुपए होता ही क्या है। रमानाथ बोला, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन से खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बिठाए इस माया जाल में फंसे। अब बताइए, हैं कहीं नौकरी चाकरी का सहारा? रमेश ने ताक पर से मुहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मामले को सोचें। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रमानाथ बोला, मेरा तो इस वक्त खेलने को जी नहीं चाहता। जब तक ये प्रश्न हल न हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मुहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचें क्या हो सकता है। रमानाथ बोला, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मुड़ाते ही आले पड़ेंगे तो मैं विवाह के नजदीक ही न जाता। रमेश बोले, अजी 2-4 चालें चलो तो आप ही आप जी लग जाएगा। जरा अक्ल की गांठ तो खुले। बाजी शुरू हुई। कई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया। रमानाथ बोला, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज उनके लिए शराब से कम मादक न था। वो बोले, बोहनी तो अच्छी हुई, तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपए। वो रंगी दाढ़ी वाले खां साहब नहीं है, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूँ। सोचता था जब तक किसी तरह काम चले बने रहें। बाल बच्चे वाले आदमी हैं। वो तो कई बार कह चुके हैं, मुझे छुट्टी दीजिए, तुम्हारे लायक तो वो जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। ये कहते कहते रमा का फीला मार लिया। रमा ने फीले को फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मुहरे उड़ाते जाते हैं। इसकी सनद नहीं, लाओ मेरा फीला। रमेश बोले, देखो भाई, बेईमानी मत करो, मैंने तुम्हारा फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ
तो तुम्हें वो जगह मंजूर है? रमानाथ बोला, वेतन तो 30 है। रमेश बोले, हाँ वेतन तो कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है कर लो। रमानाथ बोला, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूंगा। रमेश बोले, जगह आमदनी की है। मियाँ ने तो उसी जगह पर रहते हुए लड़कों को MA LLB करा लिया। 2 कॉलेज में पढ़ते हैं। लड़कियों की शादियां अच्छे घरों में की। हाँ, जरा समझ बूझ कर काम करने की जरूरत है। रमानाथ बोला, आमदनी की मुझे परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज तो है नहीं। रमेश बोले, बहुत खराब, मगर बाल बच्चों वाले आदमी क्या करें? 30 रुपयों में गुजर नहीं हो सकती। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफी हैं। कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हो, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियों की शादियां हों, वो आदमी क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना ना हो जाएगा कि वो भलमनसी के साथ निर्वाह कर सकें, तब तक रिश्वत बंद ना होगी। यही रोटी दाल घी दूध तो वो भी खाते हैं, फिर एक को 30 रुपए और दूसरे को 300 रुपए क्यों देते हो? रमा का फर्जी पिट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कहकहा मारा। रमा ने रोष के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, नहीं मैं जाता हूँ। मुझे बातों में लगाकर सारे मोहरे उड़ा लिए। रमेश बोले, अच्छा साहब, अब बोलूं तो जबान पकड़ लीजिए। ये लीजिए शह, तो तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें ये जगह मिल जाएगी, मगर जिस दिन जगह मिले मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रमानाथ बोला, आप तो 2 ही मातों में रोने लगते हैं। रमेश बोले, अजी वो दिन गए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है, इधर मैंने एक माँ सी किया है, क्या मजाल कि कोई मात दे सके। फिर शह। रमानाथ बोला, जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश बोले, देर क्या होगी, अभी तो 9 बजे हैं, खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए। ये शह और मात। रमानाथ बोला, अच्छा कल की रही, कल ललकार कर 5 मातें न दी तो कहिएगा। रमेश बोले, अजी जाओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे? हिम्मत हो तो अभी सही। रमानाथ बोला, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम न खेलूंगा। रमेश बोले, 5 नहीं, तुम 10 खेलो जी, रात तो अपनी है। तो चलो फिर खाना खा लें, तब निश्चिंत होकर बैठें। तुम्हारे घर कहलाए देता हूँ कि आज यहीं सोएंगे, इंतजार न करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठे। पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही। दूसरी बाजी भी उन्हीं के हाथ रही। तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए। रमानाथ बोला, अब तो मुझे नींद आ रही है। रमेश बोले, तो मुंह धो डालो, बरग रखी हुई है, मैं 5 बाजियां खेले बगैर सोने नहीं दूंगा। रमेश बाबू को यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रमा को लगातार 3 मात देना आसान न था। वो समझ गए थे इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं, जीत मेरी ही होगी। मगर जब चौथी बाजी हार गए तो ये विश्वास जाता रहा। उल्टे ये भय हुआ कि कहीं लगातार हारता न जाऊं। वो बोले, अब तो सोना चाहिए। रमानाथ बोला, क्यों, 5 बाजियां पूरी न कर लीजिए? रमेश बोले, कल दफ्तर भी तो जाना है। रमा ने अधिक आग्रह न किया। दोनों सोए। रमा यूं ही 8 बजे से पहले न उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठ बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे। मगर रमा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रमा ने बिफड़ कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसी मजे की नींद आ रही थी। रमेश बोले, अजी वो अर्जी देना है कि नहीं तुमको? रमानाथ बोला, आप दे दीजिएगा। रमेश बोले, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा। रमानाथ बोला, हाँ जो चाहे कीजिएगा, मैं तो सोता हूँ। रमा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर चलने को तैयार हुए। उसी वक्त रमानाथ हड़बड़ा कर उठा और आंखें मलता हुआ बोला,
मैं भी चलूँगा। रमेश बोले, अरे मुँह हाथ तो धो ले भले आदमी। रमानाथ बोला, आप तो चले जा रहे हैं। रमेश बोले, नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रमानाथ ने कहा, मैं तैयार हूँ, वहाँ से लौटकर घर भोजन करूँगा। रमेश बोले, कहता तो हूँ अभी आधा घंटा तक रुका हुआ हूँ। रमा ने 1 मिनट में मुंह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट और झटपट रमेश के साथ दफ्तर चला। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे, कुछ सोच रखा है? रमानाथ ने कहा, कह दूंगा रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। इस पर रमेश बोले, मुझे गालियां दिलाओगे और क्या, फिर कभी ना आने पाओगे। रमानाथ बोला, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ ये तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास न जाना पड़ेगा? रमेश बोले, और क्या तुम समझते हो घर बैठे जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों। बीसियों सिफारिशें लानी पड़ेंगी, सुबह शाम हाजिरी देनी पड़ेगी। क्या नौकरी मिलना आसान है? रमानाथ ने कहा, तो मैं ऐसी नौकरी से बाज आया। मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है। खुशामदी कौन करेगा? पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही बला मेरे सिर पड़ी। साहब डांट वांट तो न बताएंगे? रमेश बोले, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रमानाथ ने कहा, तो फिर मैं घर जाता हूँ, ये सब मुझसे ना बर्दाश्त होगा। रमेश बोले, पहले सब ऐसे ही घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि न जाने कैसी बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारी ही उम्र मेरी भी थी, और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे। जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी, ऐसा घबराया था मानो फांसी पाने जा रहा हूं। मगर तुम्हें डरने का कोई कारण नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। रमानाथ बोला, आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हो गए होंगे। रमेश ने कहा, पूरे 25 हो गए साहब। 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गए। 10 रुपए पर नौकर हुआ था। रमानाथ ने कहा, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज्यादा न रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी चाहता है? महल का सुख भोगने के बाद झोपड़ा किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तो बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आंख तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियां देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही न हुई। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों में मेरे लिए प्रेम का सजीव आनंद भरा हुआ है। यूं बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुंच गए।